स्टूडेंट, मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों का अपने चैनल द एक्सिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो लगातार जाता रहे। आज हम लोग कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानने वाले हैं कि वे कौन से यौगिक हैं जो कार्बन से मिलकर बने हैं और हमारे दैनिक जीवन में हम उसे किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक इस प्रकार। अब देखिए, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यानी कार्बन के यौगिक जो होते हैं महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो एथेनॉल है और एथेनाइक है। एथेनॉल है और एथेनाइक है। तो यहाँ पर हम लोग एथेनॉल देखेंगे। सबसे पहले एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी एथेनॉल को हम अपने रूम में घर में रख दें तो वह द्रव अवस्था में होगा। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है, यानी एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल भी कह सकते हैं, यानी एल्कोहल को एथेनॉल कह सकते हैं और एथेनॉल को एल्कोहल कह सकते हैं। तथा यह एक अच्छा विलायक है, यानी कि यह किसी भी लिक्विड के साथ मिल करके उसका रूप ले लेगा। विलायक का मतलब होता है मिल जाना या घुलित अवस्था में अपना रूप खो देना। इसलिए इसका उपयोग टिंजर नमक, टिंजर आयोडीन यानी कि टिंजर नमक बनाने में, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक सिरप बनाने में तथा और कुछ दवाओं को औषधियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। तो हम C2H5OH क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, थोड़ा हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो एथेनॉल होता है इसका यह सूत्र क्यों होता है आप लोगों को हम बता देते हैं, शॉर्ट बताएंगे। आगे चलकर आप लोगों को पूर्ण रूप से हम लोग डिफाइन करके बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से हम किसी तत्व का रासायनिक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह है C2H5OH। अब देखिए, जहां पर किसी भी यौगिक के समूह में जब OH आ जाएगा तो हम लोग लास्ट में आल लिखते हैं। ये ध्यान देना है हम लोगों को। इंग्लिश में ओयल, हिंदी में आल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कार्बन है तो पहला एक कार्बन होता है तो मेथ लिखते हैं और दो कार्बन होगा तो एथ लिखेंगे। तो यानी कि दो कार्बन है, हमको एथेनॉल लिखना है तो एथ हो गया, तो दो कार्बन यानी कि C2। अब H5 यानी कि अब दो कार्बन के साथ OH लगा करके हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो दो हम कार्बन यदि यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लगाना है। अब 6 बॉन्ड हमको लगाना है। 6 पे क्या करना है, हाइड्रोजन होना चाहिए या कोई तत्व होना चाहिए। तो पहले तो हमको OH लिखना है, क्योंकि आल है तो OH लिख दिए। बचे हमारे कितने, 5 बॉन्ड बचे, तो पांचों पे क्या लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका रासायनिक संरचना भी हम बना सकते हैं, इसके बाद इसका रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इससे कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म भी पढ़ेंगे। उपयोग के बारे में हम लोग को बताए हैं कि इसका टॉनिक बनाने में, औषधि बनाने में, इसके बाद कफ सिरप, टिंजर नमक, आयोडीन, ये सब बनाने में क्या करते हैं, हम इसका एल्कोहल का उपयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग धूम्रपान के रूप में दारू जो एल्कोहल होता है, बियर, उसमें भी क्या करते हैं, हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, यानी कि एथेनॉल का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम लोग देखेंगे इसके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एथेनॉल की अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि एथेनॉल किन किन पदार्थों के साथ, यौगिकों के साथ अभिकृत होता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एथेनॉल दो प्रकार के पदार्थों से अपकृत होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सोडियम के साथ अपकृत होता है और उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ भी अपकृत कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया एथेनॉल का किस प्रकार होता है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया
करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी कि एथेनॉल को हम लोग जब हाइड्रोजन के सोडियम के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम एथेनॉल को के साथ सोडियम मिला सकते हैं। ठीक है, तो जिसका हम लोग रिएक्ट किए हैं 2Na प्लस 2CH3CH2OH, जिसे मिलाकर 2CH3CH2O, और देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और सोडियम पे प्लस चार्ज है। प्लस हाइड्रोजन क्या हुआ है, हमारा गैस के रूप में निकल गया, उत्सर्जित हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एथेनॉल के साथ जब सोडियम को हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, तो पहले हम लोग आपको हम बता चुके हैं कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करके मेरा वीडियो है, उसमें आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण रूप से विवरण मिलेगा और आपको एकदम कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, आसान तरीके के साथ समझ सकते हैं। तो अभी हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जिन कार्बन के बीच जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कि यदि C के बीच डबल बॉन्ड हो गया एक भी किसी भी यौगिक में, अब ये डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर असंतृप्त होगा। यदि यहाँ पर सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, संतृप्त होगा। ये आप लोगों को जानना है। यानी जब एक बॉन्ड होगा सिर्फ तो संतृप्त होगा, और एक से अधिक जब होने लगेगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उसमें को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। जिसमें असंतृप्त होगा, ये जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा वह क्या होगा, संतृप्त होगा। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, यानी कि 443 केल्विन तापमान पर 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म जब किया जाता है तब उन्हें एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है और एथीन बनाता है। ठीक है, यानी कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिलाने पर क्या होता है कि एथीन और जल का निर्माण करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान से देख लेना है और इसको रिएक्शन को लिख लेना है। अब देखिए, रिएक्शन आप लोग यदि लिखते रहेंगे, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, लिख लीजिए। यदि इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। यानी कि किसी भी वीडियो को आप लोग जब देखिए तो उसको स्टॉप करके वॉइस को सुन करके उसको लिखा करिए कॉपी पे। इस प्रकार क्या होता है, आप सुन भी लेंगे, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो आपको लगातार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यदि कभी कभी परेशानियां होती हैं कि आपके मोबाइल में रिचार्ज कम खत्म हो गया है तो आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो जिस दिन वीडियो आप नहीं देख सकते हैं तो कॉपी पे यदि लिखे होंगे तो उसको पढ़ सकते हैं, तो जिससे आपको एग्जाम के समय बहुत ही सुविधाएं मिल सकती है। और आपके छोटे बच्चे, छोटे भाई, सहयोगी यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आपके नोट से वो क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए और मैं प्रतिदिन आपको वीडियो भेजता रहूंगा। नमस्कार। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कोहल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। क्या सजीव प्राणियों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, निर्जीव प्राणियों पर कर सकते हैं? तो अल्कोहल का प्रयोग सबसे पहले हम देखेंगे सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रयोग, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी पर अल्कोहल का प्रयोग किस प्रकार होता है, यानी कोई सजीव प्राणी अल्कोहल का प्रयोग किस प्रकार अपने जीवन में करता है। तो सबसे पहले हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अल्कोहल का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में करता है तो उसे किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होती हैं, यानी उसके निश्चित डाइजेशन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अनेक इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं वो अच्छी तरह कार्य करते हैं। लेकिन उसी को अल्कोहल को और वो
अधिक मात्रा में ले लेते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनकी तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, इसके बाद इम्यून सिस्टम में भी कमजोरियां आने लगती हैं और धीरे धीरे उनका तंत्रिका तंत्र और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे वह उनका भोजन अच्छी तरह पाचन नहीं हो पाता है। वह अपने भोजन को खाते हैं और अच्छी तरह पचा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आने लगती है। कभी कभी अधिक मात्रा में अल्कोहल उपयोग करने के पश्चात उपयोगकर्ता का मृत्यु भी हो जाता है। यदि वह बाइक चला रहे हैं तो उनसे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि उनकी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देती है और उन्हें यह पता नहीं चलता है कि वह इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो सजीव प्राणियों को अधिक अल्कोहल उपयोग करने में सिर्फ नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। यानी कि यदि फायदा आप पाना चाहते हैं तो उसे क्या करना है, एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित डोज के साथ लें, जो डॉक्टर का सलाह जिसमें बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम अल्कोहल का प्रयोग हम ईंधन के रूप में कहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कुछ देशों में गन्ने द्वारा पेट्रोल बनाया जाता है। यानी जो गन्ना होता है, गन्ना एक ऐसा प्लांट है जिससे हम रस निकाल करके उसके रस का किण्वन करते हैं, जिससे हम उससे चीनी भी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। और कुछ देशों में उसी गन्ने से पेट्रोल बनाया जाता है, गन्ने से पेट्रोल बनाया जाता है। कुछ ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, उसमें देशों में बनाया जाता है। अब देखिए, जो गन्ना होता है, गन्ने में एक ऐसी तंत्र होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अपना भोजन बनाता ही बनाता है, लेकिन उस ऊर्जा को सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता होती है, जिसके उपरांत गन्ने को किण्वन के पश्चात हम मोलासेस का निर्माण करते हैं और उसी मोलासेस से हम क्या करते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं। और कुछ देशों में उसी मोलासेस से क्या करते हैं, हम चीनी के माध्यम बना करके उसमें अल्कोहल का प्रयोग करके क्या करते हैं, पेट्रोल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम सजीव प्राणियों में और एक ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होगा। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के पास लगातार वीडियो मेरा पहुंचता रहे। धन्यवाद।